अब हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है तो आप लोग सही। गैसीय गोला, ठीक है। अब इसमें से जो मोस्ट ऑफ द जो गैस है, ठीक है, वो कौन सी गैस है बेटा? आपकी हाइड्रोजन गैस है। और मैंने आपको बताया था जब मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट बता रहा था कि गैस के अंदर आपकी क्या है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और ये हीट एनर्जी किस रिएक्शन द्वारा प्रोड्यूस होती है? आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फिजन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फ्यूजन मीन होता है विखंडन। आपके हाइड्रोजन आप देखेंगे नाभिकीय संलयन, दैट इज नाभिकीय संलयन, आपके सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन रिएक्शन हो रहा है। और नाभिकीय संलयन रिएक्शन की वजह से यहाँ पर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? हीट एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस है। इस हीट एनर्जी की वजह से आपका जो सन है उसका टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। अब नाभिकीय संलयन रिएक्शन में क्या होता है, आप देखेंगे कि मैंने आपको एक स्टेबिलिटी और आपका मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर का ग्राफ बनाया था कि आपका जो है जो छोटे छोटे न्यूक्लियर है वो भी कैसे हैं? अनस्टेबल है। और जो भारी न्यूक्लियर है वो भी कैसे हैं? अनस्टेबल है। दोनों छोटे छोटे न्यूक्लियस और भारी भारी न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल स्टेट को क्या करना चाहते हैं? ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं वो आपके स्टेबल न्यूक्लियस को कैसे बना सकते हैं, फिर स्टेबल कैसे हो सकते हैं? आप अपने परमाणु क्रमांक को बढ़ा के या फिर अपने एटॉमिक नंबर को बढ़ा के छोटे छोटे न्यूक्लियस आपके क्या कर सकते हैं? स्टेबल हो सकते हैं। वहीं आपके जो है जो बड़े न्यूक्लियस हैं वो आपके जो है स्टेबल स्टेट को कैसे अचीव कर सकते हैं? ब्रेक होकर, ठीक है। तो आप देखेंगे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के छोटे छोटे जो न्यूक्लियस है वो आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हीलियम में। हीलियम एक बड़ा नाभिक है। और आप देखेंगे जब आपका छोटे छोटे जो है हाइड्रोजन के एटम स्टेबल स्टेट को अचीव करने के लिए बड़े बड़े न्यूक्लियस हीलियम एटम को बनाते हैं तो आपका जो है क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है। इस मास डिफेक्ट की वजह से कौन सी एनर्जी निकलती है? हीट एनर्जी निकलती है। और इस हीट एनर्जी की वजह से आपका जो सन है उसका टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। इस टेम्परेचर को जो एटम होते हैं वो क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं। इस हीट एनर्जी को टेम्परेचर क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा। और जब किसी भी एटम का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करने लगेगा। अगर आपका जो एटम है वो आपके हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन करने से क्या होगी? आपकी जो है क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही किस फॉर्म में जनरेट होती है? जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी जो वेव है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, वेव अगर वेव जनरेट हो तो उसकी वेवलेंथ, जो वेव जनरेट होती है वो विजिबल रेंज में होती है। और विजिबल रेंज होने की वजह से वो आपको दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं लाइट। तो आपकी क्या इमिट होती है? लाइट विल बी इमिट। यहां मैं लिख देता हूं, आपका जो सन है, सन आपका क्या है? गैसीय गोला है। और सन के अंदर आपके पास कई सारी गैसेज हैं। कौन कौन सी गैसेज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सन के अंदर जो मोस्ट ऑफ द गैस है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि आपका कितना परसेंट है? 71% कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। हीलियम, हीलियम गैस का परसेंटेज कितना है? 26.5% आपका सन के अंदर कौन सी गैस है? हीलियम गैस है। और बेटा इन दोनों को छोड़ के अब अन्य गैसें आती हैं, दैट इज अदर गैसेज। हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और बेटा अदर गैस का जो परसेंटेज है सन के अंदर वो कितना है? लगभग 2.5%। कितना है? 2.5%। सन के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी या फिर बॉन्डिंग एनर्जी का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में? दैट इज मास नंबर के रिस्पेक्ट में भी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1 मिनट बस रुकिएगा। चलिए, ठीक है। आपका जो सन है वो आपका क्या है? गैसीय गोला है, क्योंकि सन के अंदर क्या है? मोस्ट ऑफ द गैसेज है।
जिसमें से सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, फिर हीलियम गैस है, उसके बाद अदर गैस है। इनको छोड़ के जो भी गैस है, जो अदर गैस में दैट इज 25%। ठीक है। अब आप देखेंगे जनरली क्या होता है, मैं आपका स्टेबिलिटी और एटॉमिक मास नंबर के बीच में ग्राफ बना रहा हूं। ये मैंने आपको जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा रहा था, मैंने एक ग्राफ बनवाया भी था। एक बार ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज ए ग्राफ बिटवीन स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी एटम को बाउंड करके रखने वाली एनर्जी, जितना अच्छा बाउंड होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी। वर्सेज अगर मैं ड्रॉ करूं इसका एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, या फिर इसी को जल्दी क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास नंबर को एटॉमिक वेट के हिसाब से। ठीक है। तो आप देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आया था। दिस इज द ग्राफ। दिस इज द ग्राफ विल बी देयर। ठीक है। तो आप देखेंगे कि लगभग एटॉमिक मास नंबर 50 से लेके जिन एटम्स का एटॉमिक मास आपका 140 होता है, लगभग 50 यहां के आसपास होता है। दिस इज 50 एंड दिस इज 140। ठीक है। दिस इज मास नंबर या फिर एटॉमिक वेट 50, दिस इज 140। आप देखेंगे जिन एटम्स का मास नंबर 50 से 140 के बीच में है, उनकी स्टेबिलिटी या फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा। वो काफी स्टेबल एटम्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और आप देखेंगे 50 से नीचे के जितने भी आपके एटम होंगे, जिनका मास नंबर 50 से नीचे होगा और जिनका मास नंबर 50 140 से क्या होगा, ऊपर होगा, मतलब हैवी मॉलिक्यूल्स और लाइट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है। या फिर उनकी बाइंडिंग एनर्जी, उसके उसके न्यूक्लियस को बांध के रखने वाली जो एनर्जी वो क्या है, कम है। तो आप देख क्या करेंगे, जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं या फिर हैवी मॉलिक्यूल्स क्या करना चाहते हैं, स्टेबल स्टेट को अचीव करना चाहते हैं, और जो लाइट मॉलिक्यूल हैं वो भी स्टेबल स्टेट को अचीव करना चाहते हैं। लाइट मॉलिक्यूल स्टेबल स्टेट को अचीव करने के लिए अपने मास नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, और हैवी आपके एटम जो है वो स्टेबल स्टेट को अचीव करने के लिए अपने मास नंबर को कम करना चाहते हैं। मास नंबर कम कैसे होगा, जब आपका हैवी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होगा उनका मास नंबर 50 से 140 के बीच में है, तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाएंगे। उसी तरह जो लाइट मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपने मास नंबर को बढ़ाएंगे। मास नंबर को कैसे बढ़ाएंगे, आपके छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करेंगे और अपने मास को बढ़ा देंगे, और मास को बढ़ाने के बाद जो एटम बनेगा उसका मास नंबर ज्यादा होगा, वो कैसे स्टेट को अचीव करेगा, दैट इज स्टेबल स्टेट को क्या करेगा, अचीव करेगा। ठीक है। और बेटा जब भी आपका जो है हैवी न्यूक्लियस अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, फिर स्टेबल स्टेट को अचीव करने के लिए दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय विखंडन रिएक्शन जब होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो कुछ मास में कमी आ जाती है, जिसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। और जो मास में कमी होती है वो किस फॉर्म में दिखती है, एनर्जी के फॉर्म पे दिखती है। और जनरली कैसी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। उसी तरह दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जब स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो भी आपका क्या होता है, जब हैवी न्यूक्लियस बनता है तो आपका मास डिफेक्ट आ जाता है, मास में कुछ कमी आती है, और वो मास आपको किस फॉर्म में दिखता है, दैट इज आपका हीट के फॉर्म पे दिखता है। तो चाहे नाभिकीय संलयन हो चाहे नाभिकीय विखंडन हो, जब भी ये रिएक्शन होंगे तो मास डिफेक्ट होगा, उस मास की वजह से, मास डिफेक्ट की वजह से हम हीट एनर्जी क्या होने वाली है, प्रोड्यूस होने वाली है। ठीक है। यहां मैं बात कर रहा हूं दैट इज जितने भी एटम होंगे जिनका आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 50 से कम होगा, वो कैसे होंगे, लाइट न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस। लाइट न्यूक्लियस
और बेटा जिनका मास नंबर 140 से ऊपर है वो कैसे होंगे? हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। हैवी न्यूक्लियस जो होंगे वो कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे। जो हैवी न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? अनस्टेबल। दिस इज ए अनस्टेबल। हैवी न्यूक्लियस आपका स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या होगा? अपने मास नंबर को क्या करेगा? कम करेगा। और मास नंबर को कम करने के लिए क्या करने वाला है बेटा? फॉर गेटिंग, आपका छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होगा। फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी, ये क्या होगा? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और जब छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होगा, एक हैवी न्यूक्लियस जब छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, नाभिकीय विखंडन। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जब छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होगा तो मास में कुछ कमी आएगी। इस हैवी न्यूक्लियस का मास नंबर ज्यादा होगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस का मास नंबर कम होगा। तो मास में जो कमी होगी वो कमी आपको किस फॉर्म में मिलेगी? साथ ही साथ जो मास में कमी होगी उसके साथ साथ जो मास में कमी होगी वो आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेगी? हीट के फॉर्म में। सम हीट विल बी रिड्यूस प्लस सम हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। सम एनर्जी इज प्रोड्यूस, some heat energy, heat energy is produced, ठीक है। उसी तरह क्या होता है, जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं जो जिनका मास नंबर कम है वो भी कैसे हैं? अनस्टेबल है। छोटे छोटे न्यूक्लियस भी कैसे हैं? अनस्टेबल है। ये कैसे हैं? अनस्टेबल। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए मास नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए मास को कैसे बढ़ाएंगे? आपस में कंबाइंड कर जाएंगे, ठीक है। आपस में ये क्या करने वाले हैं? कंबाइंड करने वाले। ये आपस में मिलके क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे। ये आपस में मिलके कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे जिसका मास नंबर आपका ज्यादा होगा। और हैवी न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल होगा। और आप देखेंगे जब ये हैवी न्यूक्लियस बनेगा तो इन दोनों का मास जो होगा वो इसके मास से ज्यादा होगा, तो मास में कुछ कमी आ जाएगी। और जो मास में कमी होगी वो आपको किस फॉर्म में दिखने वाली है? हीट एनर्जी is produced. Some heat energy will be produced. Mass defect की वजह से heat energy produce होगी for getting stability. For getting stability, ठीक है। और बेटा जब आपके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर आपस में एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द, दिस इज नथिंग बट द न्यूक्लियर, यहां लिख दे फॉर गेटिंग stability, this reaction is called nuclear fusion reaction, नाभिकीय संलयन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो आपका सन है, जो सन है इसको बना लीजिए। तो सन में आपका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आपकी काफी ज्यादा मात्रा में, हाइड्रोजन आपका लाइट मॉलिक्यूल होता है जो कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर क्या करते हैं? हीलियम एटम को बनाते हैं। हीलियम एटम को बनाते हैं जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है और जिसकी स्टेबिलिटी हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलते हैं और एक बड़ा एटम बनाते हैं स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, हीलियम बनता है। लेकिन जो हीलियम का जो मास नंबर होता है, फिर एटॉमिक वेट होता है, वो दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम से कम होता है, जिसकी वजह से मास में कुछ डिफेक्ट आता है। और मास में जो डिफेक्ट आपको मिलता है वो किस फॉर्म में दिखाई देता है? हीट एनर्जी के फॉर्म पे आपको दिखाई देता है। तो सन में आपका जो है कौन सा रिएक्शन? और सन के अंदर आपका नाभिकीय संलयन रिएक्शन, न्यूक्लियर
फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से मास डिफेक्ट आ रहा है, मास डिफेक्ट की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस, जिसकी वजह से सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो सन में जो हीट एनर्जी है उसका प्राइमरी सोर्स कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से आपके दो छोटे छोटे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के बाद आपका क्या होता है? आपका जो है हीट एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे लिख देता हूं। हो गया? चलो लिखना स्टार्ट करना है। आपका जो है सन में जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका मेन रीजन है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इन द सन इज द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी in the sun is nuclear fusion reaction। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है? एग्जांपल लिख देता हूं। सन में मेन आपके हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। कौन सी गैस बनती है? हीलियम गैस बनती है, दैट इज 2He4। हीलियम गैस बनती है, और साथ ही साथ मास डिफेक्ट की वजह से क्या होता है? हीट एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, प्लस हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हीट एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। अब पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सन का सेंटर होता है, सन के अंदर जो सेंटर होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, और उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना होता है? दैट इज सन के अंदर जो है सेंटर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, और इसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में कितने लाख होता है? 10 लाख। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख। तो 15 लाख। ठीक है, 10 लाख, 10 लाख गुने 15 कर लो, अब जितना भी आएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके सन के अंदर जो है टेम्परेचर किस जगह का होता है? सेंटर का। सन के अंदर का टेम्परेचर कैसा है? मैक्सिमम है। ठीक है, और ये बेटा जो है टेम्परेचर बढ़ने का मेन रीजन क्या है? सन के अंदर आपका नाभिकीय संलयन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? हीलियम गैस में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोजन गैस आपकी हीलियम गैस में क्या हो रही? कन्वर्ट हो रही है। और जब हाइड्रोजन की गैस हीलियम गैस में कन्वर्ट होगी तो साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस होगी? आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो आप देखेंगे सन के अंदर आपकी कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा? नाभिकीय संलयन रिएक्शन होगा, और हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होगी किसमें? कन्वर्ट होती है हीलियम गैस में। और हीलियम गैस में जब कन्वर्ट होती है तो मास डिफेक्ट की वजह से सम हीट एनर्जी निकलती है, उस हीट एनर्जी की वजह से सन का टेम्परेचर क्या काफी ज्यादा है। और सन में पूछा जाए किस जगह का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो सन के सेंटर का टेम्परेचर क्या है बेटा? सबसे ज्यादा। कितना टेम्परेचर है? मैक्सिमम टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंट, दैट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर है। सन के अंदर का सबसे ज्यादा टेम्परेचर सेंटर का है। मैक्सिमम टेम्परेचर है कितना है बेटा? दिस इज 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में आपका कितना लाख होता है? 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख।
तो सर दी हाइड्रोजन की क्वांटिटी कुछ भी हो रहा होगा, मतलब अभिषेक गुप्ता क्या मतलब है तुम्हारा? हाइड्रोजन की क्वांटिटी कुछ भी हो रहा होगा, ऐसा थोड़ा है। ठीक है, और आप देखेंगे जो सन के सरफेस का टेम्परेचर है, हाँ भैया इतना ज्यादा है भैया, सन बहुत बड़ा स्टार है भैया, कम हो रहा है लेकिन इतनी जल्दी थोड़ा खत्म हो जाएगा, अरबों खरबों साल लगेंगे। ठीक है, एक साल में खत्म नहीं हो जाएगा, अरबों खरबों। ठीक है, आज से करोड़ों साल पहले जो है डायनासोर मरे थे तब भी सन था। ठीक है, आज तुम रह रहे हो तब भी सन है। ठीक है, दैट इज ये सबसे काफी बड़ा स्टार है। ठीक है, बहुत बड़ा स्टार है, उसमें 71% बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है, ये कन्वर्ट हो रहा है जैसे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा हाइड्रोजन है कि वो उसको खत्म होने में जो है कितना टाइम लगेगा किसी को मालूम ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो दिस इज नथिंग बट, आप पूछा जाए तो सन के सरफेस का टेम्परेचर होता है, सन के सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है? सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। 6000, देख रहे हो ना यहाँ पर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, और बेटा इसके सरफेस पे टेम्परेचर कितना है, तो कितना बड़ा स्टार है, और उसका 71% हाइड्रोजन है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ए सरफेस पॉइंट का टेम्परेचर। सरफेस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो लगभग आपका कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसा कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब देखो जो है आपकी लाइट एनर्जी कैसे निकलती है, सन से कैसे लाइट एनर्जी निकलती है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इतना पहले तुम लोग लिख लो, अब समझने की कोशिश करो। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हाइड्रोजन के से हम देखते हैं कैसे लाइट निकलती है, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे आर्टिफिशियल लाइट के सोर्स को बनाने में। ठीक है, वो मैं समझाने के लिए हाइड्रोजन के बारे में आपको समझा रहा हूँ, सन के बारे में समझा रहा हूँ, हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, अब आप देखेंगे सन के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की हेल्प से आपकी जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब देखो सन के अंदर कई सारे गैस है, कई सारी गैस है तो आइटम होंगे। ठीक है, तो एटम है, जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हीट एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? एटम्स क्या करेंगे? आपके हीट एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो यहां मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जो एटम्स होते हैं, आपको सर ने पढ़ाया होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेरे ख्याल से सर ही ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है। जब भी मैं किसी भी चीज को गर्म करता हूं तो उसके एटम क्या होते हैं? गर्म होते हैं। गर्म होने के बाद क्या होता है? जब उनमें एनर्जी आ जाती है तो क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या करते हैं? वाइब्रेट। क्योंकि एटम आपका जो है, जो न्यूक्लियस है तो बंधा रहता है, भाग नहीं सकता है। मेल्टिंग पॉइंट है जब लिक्विडेशन, तब तो आपका बहने लगेगा, लेकिन आप देखिए जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, सॉलिड चीज को गर्म करेंगे, जो उसका एटम होगा वो आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, चूंकि आपका बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है? कहीं मूव तो कर नहीं सकता, तो क्या होता है? अपनी पोजीशन को क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। और जब भी कोई भी चीज वाइब्रेट करेगी तो क्या होगा? आपकी वेव्स को क्या करेगी? जनरेट करेगी। ठीक है, अब जब आप देखेंगे कि जब भी कोई चीज, किसी ने एनर्जी ली, एनर्जी लेने के बाद वो मूव करने लगे तो उसकी एनर्जी में कमी आएगी। एनर्जी में कमी आएगी तो उस एनर्जी को कैसे दिखेंगे? आपकी एनर्जी में जो कमी आती है, उस एनर्जी में कमी कैसे दिखाते हैं? वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब वो मूव करेगी तो वेव प्रोड्यूस होगी। वेव प्रोड्यूस मतलब उसकी एनर्जी में क्या होता है? लॉस होता जा रहा है। वो लॉस हमें किस फॉर्म में दिखता है? वेव के फॉर्म में दिखता है। ये जो वेव प्रोड्यूस होती है वो कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। और ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है तो अगर तरंग है तो तरंग की क्या होगी? वेवलेंथ होगी। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, और ये जो वेवलेंथ है अगर विजिबल रेंज पे आ जाती है, अगर ये जो रेंज है, ये जो आपकी आपकी वेव प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर उसकी वेवलेंथ आपकी क्या है? विजिबल रेंज में। विजिबल रेंज कितनी होती है? विजिबल रेंज आपकी होती है, दिस इज नथिंग बट 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, तो वो वेव आपको दिखने लगती है। और किस फॉर्म में दिखती है? लाइट के फॉर्म पे दिखती है। तो आप देखेंगे सन में क्या हो रहा है, सन के अंदर आपका जो है
नाभिकीय संलयन रिएक्शन हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी को आपके सन के अंदर गैस होंगे उसके एटम ही हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेंज में होती है। अगर विजिबल रेंज में होती है तो आपको दिखने लगती है। किस फॉर्म में, वेव है तो लाइट के फॉर्म पे दिखने लगती है, तो लाइट का रेडिएशन होने लगता है। लाइट का यहां से क्या होता है, रेडिएशन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो पहला चीज पूछा जाता है लाइट कैसी वेव है। लाइट इज नथिंग बट ए वन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होती है जिसको आपको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। आप देखेंगे सन से लाइट एनर्जी निकलती है, फिर लाइट निकलती है और ये आपकी धरती तक आती है। लाइट और धरती के बीच में कोई मीडियम होता है क्या? आप देखेंगे, जैसे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, मीडियम का मेरा कहने का मतलब है क्या किसी भी चीज की जरूरत है क्या आपकी लाइट को अर्थ तक आने में? किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे एयर वेयर होती है। जैसे मैं मीडियम का मतलब बोल रहा हूँ, जैसे आपको मैंने पावर सिस्टम में बताया था कि सेंडिंग इन पे पावर को जनरेट करते हैं, रिसीविंग इन पावर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। सेंडिंग इन से पावर को सेंड करते हैं, रिसीविंग इन पे पावर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो पावर को या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नथिंग बट नॉट अ फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको आपको सेंडिंग इन से रिसीविंग इन में भेजने के लिए आपको एक मीडियम की जरूरत है। वो मीडियम क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है। ट्रांसमिशन लाइन बोलिए, फिर ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, कुछ नहीं, कंडक्टर होता है। बिना कंडक्टर के आप अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं भेज पाएंगे। आपको एक मीडियम की जरूरत होगी, वो मीडियम आपका ट्रांसमिशन लाइन या फिर कंडक्टर कहलाता है। तो कंडक्टर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, इसलिए उसको मीडियम की जरूरत होती है। लेकिन जो लाइट होती है वो कैसी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी भी तार वार लगाने की जरूरत नहीं है। तार वार ये ऑटोमेटिकली हवा के थ्रू क्या हो जाएगी, बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर पाएगी, ट्रेवल कर पाएगी। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं कि जब भी आप किसी भी, आप देखेंगे सन के अंदर हीट एनर्जी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है, तो सन के अंदर जो गैस के एटम होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी भी एटम को हीट अप करेंगे या फिर किसी भी एटम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, if we increase the temperature of atom, if we increased the temperature of a atom, जब आप किसी एटम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एटम जो है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट अप करेंगे, तो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तब जो एटम होगा वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। तो उसमें क्या स्टार्ट करेगा, वाइब्रेशन। जितना ज्यादा आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा, वाइब्रेट। इफ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एटम, तो आपका जो है जो एटम होगा, एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। एटम के अंदर वाइब्रेशन होने लगेंगे, और जब ये वाइब्रेशन होने लगेंगे तो उसकी एनर्जी में क्या होगा, लॉस होना स्टार्ट होगा। वो एनर्जी में लॉस किस फॉर्म में होगा, दैट इज वो क्या करेगा, वेव के फॉर्म पे आपकी जो है एनर्जी को इमिट करेगा। किसके फॉर्म में, आप देखेंगे जब आपको सर ने पढ़ाया था, ये कंडक्शन बैंड था, ये वैलेंस बैंड था। कंडक्शन बैंड था, ये वैलेंस बैंड था। इलेक्ट्रॉन जब आपका कंडक्शन बैंड में मूव कर रहा था उसकी एनर्जी में कमी आ रही थी, ठीक है। उसके बाद जब उसकी एनर्जी में कमी आ जाएगी तो वैलेंस बैंड से कहा जाएगा कंडक्शन बैंड। तो एनर्जी को क्या करता था, कम करता है। एनर्जी को जब कम करता था तो वो एनर्जी या तो आपको हीट के फॉर्म पे मिलती थी या तो आपको लाइट के फॉर्म पे मिलती थी। वो एनर्जी आपको किस फॉर्म में दिखती थी, लाइट या फिर हीट के फॉर्म में। एनर्जी को आपको कम करेगा,
कम करने के लिए एनर्जी को लूज करेगा, वो एनर्जी या तो हीट या फिर लाइट के फॉर्म पे। तो आप देखेंगे कि जब आपने अपने टेम्परेचर को हीट अप किया, उस हीट एनर्जी को वाइब्रेशन क्या करेगा, वाइब्रेट कर, जब वाइब्रेट करेगा तो उसकी एनर्जी में क्या होना स्टार्ट होगा, लॉस होना स्टार्ट होगा। जब लॉस होगा तो किसी ना किसी फॉर्म में दिखेगा, तो आपके पास एक वेव जनरेट होती है। किस फॉर्म में दिखता है, आप देखेंगे जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो वेव्स दिखती है। वो वेव आपको हीट के फॉर्म पे भी दिख सकती है और लाइट के फॉर्म पे दिख सकती है। तो जब आपका जो है एटम वाइब्रेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, क्या प्रोड्यूस होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो भी एनर्जी में लॉस होगा, इस वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी में लॉस होगा, वो एनर्जी में जो लॉस है वो किस फॉर्म में दिखेगा, वेव के फॉर्म में। कैसी वेव प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, प्रोड्यूस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेंज पे होती है। द वेवलेंथ, द वेव लेंथ ऑफ द ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में ईएम वेव भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लाइज इन द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। ये सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा कि विजिबल स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक होता है। स्पेक्ट्रम, ठीक है। और बेटा अगर विजुअल स्पेक्ट्रम में आपका जो है वेवलेंथ लाई करेगी तो वो आपको क्या करेगी, वेव दिखना स्टार्ट करेगी। सो दैट सन से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी वेवलेंथ आपकी विजिबल रेंज में होती है। सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड और इमिट फ्रॉम, इमिट मीन्स होता है निकलना, इमिट इमिट फ्रॉम सन। जो अपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सन से इमिट होती है वो विजुअल स्पेक्ट्रम में उसकी वेवलेंथ होती है एज, विजुअल स्पेक्ट्रम में होती है इसलिए दिखती है, इज विजिबल। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सन से निकलेगी उसकी वेवलेंथ आपकी विजुअल स्पेक्ट्रम से विजिबल होती है, मतलब दिखाई देती है, विच इज नोन एज लाइट। जिसी 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 वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो दिखती है वही हमारी क्या लाइट, विच इज नोन एज लाइट, विच इज नोन एज लाइट। उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो दिखती है, जो वेव निकलेगी वो दिखाई देगी, और वो जो दिखाई देती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, लाइट बोलते हैं। तो पहला चीज है कि लाइट कैसी वेव है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत है। लाइट को सन से धरती में आने के लिए आपको कंडक्टर नहीं लगाना है, कोई मीडियम नहीं लगाना है, बिना मीडियम के वो आपकी आ जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां पर मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ट्रांसमिशन के लिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह में
जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा नीचे कर दें, नीचे कर देते हैं भाई। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं बहुत ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, लिखते जाइए, क्योंकि ये सब चीजें कोई पढ़ाता नहीं। किसी कोचिंग में आप देखेंगे यूटिलाइजेशन पढ़ाया नहीं जाता है। अब तुम लोग ने इतनी बदनामी कर दी है तो पढ़ाए दे रहे हैं, है ना? क्या अब इससे ज्यादा बदनामी क्या करोगे? ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, तो सब पढ़ लो तुम लोग। जो जो तुम लोग का छूटता जाए बस बताते जाना, तुम्हारे लेवल पर तो मैं सभी पढ़ा सकता हूँ। हो गया? हाँ, मशीन बोला तो 11 तारीख से पढ़ाऊंगा भैया। मंडे कल पहुंच जाऊंगा, मंडे से आपको मशीन पढ़ाऊंगा। मशीन की क्लास ऑफ नहीं होगी, चाहे ट्रांसमिशन की क्लास ऑफ हो जाए, ठीक है? अब तुम्हें इतना मशीन पढ़ना है कि जब तक खुद मशीन ना बन जाओ तब तक कुछ हो नहीं सकता, है ना? हो गया? चलें? चलो भैया, 6 बजे तो मैं उठ भी नहीं पाता हूँ, ठीक है? 6 बजे से कहाँ क्लास ले लूंगा? 6 बजे उठ जाता तो पतला ना हो जाता है। चलो आ जाओ, यहां पर चलते हैं। तो यहाँ सन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? तो आप देखेंगे सन के अंदर क्या हो रहा है। सन के अंदर आपका जो है नाभिकीय संलयन हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उस हीट एनर्जी को वहां के एटम है क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जनरेट होती है। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी क्या, उसकी जो वेवलेंथ है, विजिबलेंथ है, वही आपको दिखाई देती है। और उसी को आप क्या बोलते हैं, लाइट। ठीक है, दैट इज क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। और ये लाइट आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, धरती पे आती है, लेकिन किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? तो यहीं पर इसके नीचे एक फिगर भी बना देते हैं। चलो फिगर बना रहे, लिख लिया होगा तुम लोगों ने। नाउ दिस इज सन, ये सन है आपका, दिस इज योर सन। सन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से यहाँ कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? अब न्यूक्लियर फ्यूजन किसका हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन में एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए आपस में कंबाइन कर, और कौन सी गैस बना रहे हैं, हीलियम गैस बना रहे हैं, हीलियम गैस बना रहे हैं। दैट इज हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम गैस, जिसकी वजह से आपका जो है हाइड्रोजन का या फिर सन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है। दैट इज हाई टेम्परेचर, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से सन का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर यहां लिख देता हूं, हाई टेम्परेचर। एटम इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेशन की वजह से आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से निकलेगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपको निकलती है वो क्या होती है, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, चूंकि उसकी वेवलेंथ आपकी जो है विजिबल रेंज में होती है, तो वो दिखाई देती है। और किस फॉर्म में निकलती है, लाइट के फॉर्म। तो यहाँ सन से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो आपकी विजिबल रेंज में होती है, इसलिए दिखाई देती है। ये अर्थ है आपका, वर्किंग प्लेस है अर्थ, या फिर इसको लिख सकते हैं वर्किंग प्लेस, जहां पर आप काम कर रहे हैं।
वर्किंग प्लेस है। और आप देखेंगे सन से मेरी जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकलती है, और ये कहां तक आती है? आपके अर्थ तक आती हैं बिना किसी मीडियम के। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ होती है वो विजुअल रेंज में होती है, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप क्या जानते हैं, किस नाम से? लाइट के नाम से जानते हैं। ये जो आपके सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट हो रही हैं या फिर जनरेट हो रही, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी क्या है? लाइट है। ठीक है। और आपका यहां से यहां तक ये जो लाइट है ये रेडिएट होती है। हेलो, यहां से यहां पर बिना किसी मीडियम, दैट इज आपका बिना किसी मीडियम के जब आपकी जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो दिस इज नथिंग बट द कॉल्ड द रेडिएंट एनर्जी, या फिर इसी को विकिरण ऊर्जा बोलते हैं। यहां से यहां तक जो है आपकी जो वेव ट्रेवल करती है बिना किसी माध्यम के, जब वेव ट्रेवल करती है तो उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है। ये कैसी एनर्जी होती है? लाइट एनर्जी एक प्रकार की रेडिएंट होती है, विकिरण ऊर्जा होती है, विकिरण। ठीक है, विकिरण द्वारा यहां से यहां आ रही है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट ए रेडिएंट एनर्जी। लाइट एक प्रकार की पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइट एक प्रकार की कैसी वेव क्या है? एक आप अगर ऑप्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर कैसी एनर्जी है, दैट इज रेडिएंट एनर्जी है। रेडिएशन हो रहा है। हेलो, यहां से आपका रेडिएशन हो रहा है, लाइट यहां से रेडिएट कर रही है, रेडिएट कर रही, निकल रही है। दैट इज नथिंग बट ए, लाइट इज नथिंग बट ए कैसी एनर्जी? कोई पूछे, दिस इज नथिंग बट द रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी हिंदी में इसको बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। लाइट एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, क्योंकि रेडिएशन, लाइट का रेडिएशन होता है, रेडिएशन द्वारा लाइट आती है। ठीक है, रेडिएशन होता है, रेडिएशन किसी भी चीज से, सन से लाइट के रेडिएशन निकल रही है, रेडिएशन। जैसे आप देखेंगे यूरेनियम से अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन होता है। ठीक है, तो उसी तरह जो सन है, सन से आपकी लाइट एनर्जी रेडिएट होती है, इसलिए लाइट कैसी एनर्जी है? रेडिएंट एनर्जी, विकिरण ऊर्जा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और बेटा जो है लाइट आपकी कैसी है? वेव है, दैट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दिस इज ए लाइट। यहां लिख लो भैया, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? लाइट है। ये सब लाइट है, ये सब मैंने जो बनाए हैं ये सब लाइट है। और लाइट एक प्रकार की कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दिस इज नथिंग बट ए ईएम वेव है। दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट में इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ईएम वेव। और ईएम वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लिख देता हूं, ये जो मैंने बनाया है ये वाला, ये आपका अर्थ है, दैट इज नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग और रेडिएट EM wave from one place to another place, one place to another place। एक प्लेस से दूसरी जगह जाने पे आपको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कहां पर? आपके आर्टिफिशियल
सोर्स ऑफ लाइट में, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल लैम्प। अब जरा सुनिएगा जरा, इलेक्ट्रिकल लैम्प में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया गया, कैसे बनाया गया बल्ब। जो चीज सन में हो रही है सेम चीज हमने बल्ब में यूज की। अब सन में क्या हो रहा है वो हमें देखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हम्म, चलो अब जरा सुनिए, सन में हो क्या रहा है। सन में आप देखेंगे, सन एक प्रकार का मीडियम है जो कि क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। ठीक है, सन एक प्रकार का मीडियम है, ठीक है, एक एजेंट है जो कि लाइट रेडिएशन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, लाइट रेडिएशन निकाल रहा है। अब लाइट रेडिएशन निकालने के लिए इस एजेंट में या फिर इस मीडियम में क्या क्या होना चाहिए। एक तो आप देखेंगे जो सन है, सन का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज्यादा है। सन का टेम्परेचर कैसा, बहुत ज्यादा है, मतलब जो है जो मीडियम होना चाहिए, अगर कोई मीडियम लाइट रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो जो मीडियम है या फिर जो एजेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर उस मीडियम या फिर एजेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होने से उस मीडियम या फिर एजेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी उसकी अगर वेवलेंथ आपकी किस रेंज में आ जाए, विजिबल रेंज में आ जाए, तो वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखने लगेगी। और दिखने लगेगी मतलब आपके पास क्या होने वाला है, वही क्या है, लाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें आर्टिफिशियल लाइट ऑफ सोर्स बनाना है, जो सोर्स हमें 24 घंटे लाइट प्रोड्यूस कर सके, उसके लिए हमें एक मीडियम या फिर एजेंट चाहिए होगा। और उस एजेंट का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए, मतलब मैं उस एजेंट का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा सकूं। अगर उस एजेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वो एजेंट क्या करने वाला है, कौन सी वेव प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही क्या होने वाली है, लाइट होने वाली है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक मीडियम या फिर एजेंट लेते हैं और उस मीडियम या फिर एजेंट का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, और अगर मैं उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ाने लगूं, बढ़ा दूंगा, तो वो मीडियम या फिर एजेंट क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर पाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आपकी क्या है, लाइट विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जो आर्टिफिशियल सोर्स है उसमें हम क्या करते हैं कि मीडियम या फिर एजेंट लेते हैं। अब वो मीडियम या फिर जो एजेंट होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, वो आपका क्या होना चाहिए, आपका जो है प्रकाश को जनरेट कर सके। प्रकाश को जनरेट कर कैसे करेगा, एक तो उसका टेम्परेचर कैपेबिलिटी जो है, टेम्परेचर को हैंडल करने की कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी, मतलब ज्यादा टेम्परेचर को हैंडल कर पाए, ज्यादा टेम्परेचर तक भी डिस्टेंड कर पाए। ठीक है, या फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा टेम्परेचर को हैंडल करेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर को हैंडल करेगा उतना उसमें क्या हो पाएगा, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही आपकी क्या है, लाइट एनर्जी को क्या कर पाएगा, प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ऐसा मटेरियल या फिर ऐसा एजेंट या फिर ऐसा मीडियम जो आपकी जो जिसका जो आपकी लाइट को क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। और लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, ज्यादा, या फिर वो ज्यादा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंट करने की प्रॉपर्टी रखे। ऐसे मटेरियल या फिर ऐसे एजेंट या फिर मीडियम को हम बोलते हैं इनकैंडिसेंट बॉडी। इनकैंडिसेंट बॉडी का मतलब है कि एक ऐसा मीडियम जो आपका जिसका टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा हो, जिसकी टेम्परेचर कैपेबिलिटी हैंडलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, साथ ही साथ वो क्या कर पाएगा, लाइट एनर्जी को लाइट एनर्जी को क्या कर पाएगा, आपका जनरेट कर पाएगा। अब आप बोलेंगे सर मीडियम के तौर पे हम जो है लकड़ी ले, लकड़ी को जब आप जो है जलाएंगे तो इमीडिएटली लकड़ी क्या हो जाएगी, तुरंत जल जाएगी। जलने के बाद क्या होगी, आपका जो है
दैट इज राख बन जाएगी। तो आप देखेंगे लकड़ी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है, या फिर आपको देखेंगे जो उसका गलनांक हो जाता है तुरंत जल के खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह आप देखेंगे तो आपसे कोई बोले कि जो है, तो आप देखेंगे जनरली हम क्या करते हैं, बल्ब जो होता है, जो आपके पास लैंप होता है, लैंप के अंदर हम क्या करते हैं, फिलामेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा मतलब काफी टेम्परेचर तक भी स्टैंड कर पाएगा, और काफी टेम्परेचर भी स्टैंड कर पाएगा तो जब आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा तो उसके एटम वाइब्रेट करने लगेंगे, और वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी जनरेट होगी, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होता है वो विजुअल रेंज में होता है, और वही आपको किस फॉर्म में दिखता है, लाइट के फॉर्म पे। वेवलेंथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वाइब्रेशन आपके बदलते जाएंगे, जो उसकी वाइब्रेट करने की क्षमता होगी वो बदलती जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बदलती जाएगी तो वेवलेंथ बदलती जाएगी, वेवलेंथ बदलती जाएगी तो कलर भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जनरेट होती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेवलेंथ की लाइट क्या होती है, जनरेट होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं आर्टिफिशियल लैंप को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आर्टिफिशियल सोर्स कैसे बनाएगा। आर्टिफिशियल सोर्स के लिए मैं एक मीडियम लूंगा, और उस मीडियम की क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उस मीडियम की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्या कर पाए, प्रकाश को जो है जनरेट कर पाए, ठीक है। प्रकाश को जनरेट करने के लिए टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और अगर टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं। ये नहीं कि तुम जो है कोई सा भी मटेरियल ले लो, लकड़ी ले लो, ठीक है, या फिर बोल दो सर भूसा ले ले, ठीक है। भूसा या फिर लकड़ी से आपको लाइट मिलेगी, लेकिन क्षण भर की लाइट मिलेगी। आपको कैसे, आपको जो आपको आर्टिफिशियल जो है सोर्स बनाने लाइट का, वो कॉन्टिन्यूअस लाइट को क्या कर सके, जनरेट करे। कॉन्टिन्यूअस लाइट को जनरेट करने के लिए उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूअस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। जैसे सन है, सन में आग ये थोड़ा कि आग लगी और बुझ गई, कॉन्टिन्यूअस आपका जो है नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअसली हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और कॉन्टिन्यूअसली हीट एनर्जी की प्रोड्यूस होने से आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम है वो लगातार वाइब्रेट करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट एनर्जी का रेडिएट हो रही है। तो यहां भी आपको जो मीडियम चाहिए, यहां पर जो मीडियम चाहिए जिसका हम टेम्परेचर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। हेलो, सन है, सन का टेम्परेचर बढ़ा, और सन का टेम्परेचर बढ़ा तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो यहां भी हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल लाइट में एक हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक मीडियम या फिर एजेंट लेंगे, उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आपकी जो है लाइट एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो एटम है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना तेजी से वाइब्रेशन, और जितना तेजी से वाइब्रेशन उतनी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उतनी आपकी वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ चेंज होगी तो आपका लाइट का कलर भी क्या होगा, चेंज। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट के कलर आपको मिलेंगे जब आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अपने जो है अपने मीडियम को क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर को चेंज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेनी है, दैट इज नथिंग बट ए आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में मैं आपको अभी जो है कोई बल्ब वर्फ नहीं बना रहा हूं कि मैं इनकैंडिसेंट बल्ब बना रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। अगर आपको आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट मतलब ऐसा सोर्स जो आपका लाइट को क्या कर सके, हर समय जनरेट करे, उस सोर्स को बनाए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। लेकिन जो मीडियम होना चाहिए, जो मीडियम होगा जिसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उस मीडियम का टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए। और अगर मेल्टिंग पॉइंट या फिर आपका जो है दैट इज उसका जो है टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर पाएगा, मतलब लाइट प्रोड्यूस कर पाएगा। मतलब उसके अंदर लाइट को प्रोड्यूस, मतलब तुरंत नहीं, अगर तुरंत गल जाएगा या फिर ज्यादा टेम्परेचर को हैंडल नहीं कर पाएगा तो आपको तुरंत आपको जो है लाइट मिलेगी, लेकिन ज्यादा कंटिन्यूअस लाइट नहीं मिलेगी, कंटिन्यूअस उतने टेम्परेचर को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द ऐसे मीडियम या फिर ऐसे एजेंट को बोलते हैं इनकैंडिसेंट बॉडी, फिर इनकैंडिसेंट बॉडी या फिर हॉट बॉडी, ठीक है। हॉट बॉडी मतलब जिसका टेम्परेचर आप काफी ज्यादा बढ़ा सकें, जिसके जो होता है फिलामेंट, आप देखिए बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में क्या हो सकता है, वो आपका
विदस्टैंड कर सकता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे हाइड्रोजन के अंदर या सन के अंदर कई सारी गैस होती हैं, तो जब हम बल्ब बनाएंगे, एक तो उसका जो है टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होने, दूसरा उसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस भी कई बार यूज करेंगे, कई बार हीलियम गैस यूज करेंगे, कई बार नाइट्रोजन गैस यूज करेंगे, कई बार ऑर्गन गैस भर देंगे। ठीक है, बल्ब के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैस आप जो है भरेंगे, जिसकी वजह से उसकी इफिशियंसी या फिर लाइट के जो है रेडिएशन में क्या अंतर आता है या फिर उसकी इफिशियंसी में क्या अंतर है, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। आपके पास जो है सबसे पहले आपको एक मीडियम लेना है, वो मीडियम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सके, लाइट को जनरेट कर, ऐसे मीडियम को हम बोलते हैं इनकैंडिसेंट बॉडी या फिर हॉट बॉडी। ठीक है, दैट इज जिसका टेम्परेचर हम काफी ज्यादा बढ़ा सके, ऐसी बॉडी या फिर ऐसा जो है मीडियम चाहिए हमें। और ऐसे मीडियम जो इसका टेम्परेचर या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर प्रकाश को जनरेट कर सके, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं इनकैंडिसेंट सेंट बॉडी, और इसी को बोलते हैं हॉट बॉडी। ठीक है, दिस इज ए हॉट बॉडी। ये जो हॉट बॉडी या फिर इनकैंडिसेंट बॉडी है, ये बॉडी आपका लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, लाइट, लेकिन लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। हेलो, इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। सर नाइट में ईएम वेव जनरेट नहीं होती है सन का। भैया नाइट में होता है, लेकिन तुम्हारा वो पार्ट है वहां पर ईएम वेव नहीं आती। पगला गए हो का संतोष? बेहोश बेहोश हो गए हो का? रात में नहीं जनरेट, वो तो 24 घंटे हो रहे, लेकिन अर्थ का जो हिस्सा सन के सामने होता वहीं तो वेव गिरेगी। ठीक है, अब मैं तुम लोग का क्या करूं, जो है मुझको कई बार समझ में आता है कि मैं कहां अपना माथा फोड़ रहा हूं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं जरा इनकैंडिसेंट बॉडी के बारे में। ठीक है, इनकैंडिसेंट बॉडी का मतलब क्या है, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, चलो, इनकैंडिसेंट बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या हो, ऐसी बॉडी जिसकी टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। टेम्परेचर हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा का मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ज्यादा टेम्परेचर के साथ अगर आप टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा ले जाएंगे तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेशन की वजह से ईएम वेव प्रोड्यूस होगी, जिसको हम बोलते हैं लाइट। ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर है कैपेसिटी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो, और वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाने पे वो बॉडी क्या करे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सके। ठीक है, एटम में वाइब्रेशन स्टार्ट हो और वो लाइट एनर्जी, लाइट रेडिएशन प्रोड्यूस कर सके, ऐसी बॉडी को इनकैंडिसेंट या फिर हॉट बॉडी को। ठीक है, तो अब क्या होगा, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में आप क्या करेंगे, इनकैंडिसेंट बॉडी या फिर हॉट बॉडी लेंगे। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मीडियम ले लीजिए। सबसे पहले आप मीडियम लेंगे,
ये जो इनकैंडिसेंट बॉडी या फिर हॉट बॉडी है, ये किसकी तरह काम करेगी? एक मीडियम या फिर एक एजेंट की तरह काम करेगी, और इसी एजेंट का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? हीट एनर्जी क्या करेंगे? दे, या आपको इसको हीट करना पड़ेगा। हीट के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और आप किस एनर्जी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप क्या करेंगे? इनकैंडिसेंट बॉडी या फिर आपका हॉट बॉडी जो कि एक मीडियम है या फिर जो एजेंट है, जो आपका क्या करेगा? प्रकाश को जनरेट करेगा। प्रकाश को जनरेट करने के लिए आपको इसका टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर एनर्जी देंगे। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही क्या करना चाहते हैं? लाइट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा? इस इनकैंडिसेंट बॉडी के अंदर जाएगा, और इनकैंडिसेंट बॉडी क्या करेगी? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगी? हीट एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट करेगी? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये फिलामेंट है, फिलामेंट में क्या फ्लो करेगा? करंट। क्लोज पाथ होगा फिलामेंट, करंट फ्लो करेगा। फिलामेंट का रेजिस्टेंस होगा तो I स्क्वायर इनटू R, दैट इज पावर लॉस, और पावर लॉस की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये इनकैंडिसेंट बॉडी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये हीट एनर्जी क्या होगी? इनकैंडिसेंट बॉडी के अंदर जो आपके पास एटम्स होंगे, उस हीट एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी? निकलेंगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकले होंगी उसकी तरंग दैर्घ्य के हिसाब से आपका क्या होगा? रेडिएशन होंगे, और वही रेडिएशन आपके जो है तरंग दैर्घ्य के हिसाब से आपको लाल, पीले, नीले, गुलाबी, हरे कलर में क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम कल करते हैं, क्योंकि आज शायद जो है सर की 9 बजे से कम्युनिकेशन की क्लास है। ठीक है, उनका मैसेज आ रहा है कि 9 बजे से क्लास है, तो अभी इसको कल मैं आपको जो है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को क्या करूंगा? स्टार्ट करूंगा। अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, अभी मैंने इल्यूमिनेशन स्टार्ट नहीं किया है। पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल लाइट को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या था? हाइड्रो, दैट इज सन। सन से हमें लाइट, ये प्राइमरी सोर्स था। प्राइमरी सोर्स ने आपकी लाइट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की वो हम लोगों ने देखा, और उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया कहां पर? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को बनाने के लिए। तो इसको हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो चीज मैंने आपको बताई है उसी को मैं आगे चल के क्या करूंगा? रिलेट करूंगा। ठीक है, तो कल भी आपकी 2 क्लासेस रहेंगी। एक मॉर्निंग में सैग एंड टेंशन स्टार्ट करेंगे, जो मैं पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ टाइम से कर लो जो है। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा चीजें कोई पढ़ाएगा नहीं, रटते रह जाओगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिंदगी में एक बार पढ़ना है, उसके बाद आपको लाइफ में कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो भी मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ पढ़ते जाओ जो है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं लेक्चर रिकॉर्ड करके पढ़ेंगे, तो घर में लेक्चर रिकॉर्ड करके नहीं पढ़ते। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास कर लो जो है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपका जो है आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इल्यूमिनेशन का, मतलब हम लोग आर्टिफिशियल लाइट में लैंप डिजाइन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और कल सैग टेंशन पढ़ाऊंगा। 4 से 5 दिन में सैग और टेंशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। परसों से अपना फुल टाइम के लिए जो है इंगेज रहोगे तुम लोग ऑनलाइन में।